सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। सो हेलो। मुझे पता है कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि रिवीजन कर करके पक गए हो। क्योंकि लोग तो वो रिवीजन करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ भी नहीं रहा, पर नहीं, हम तो इम्पोर्टेंट चीज़ों का रिवीजन करेंगे। साइंस का पूरा कोर्स कंप्लीट होने में अब सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, द ह्यूमन आई एंड द रिफ्लेक्शन। या अपन उसको लाइट बुला लेते हैं। सो ऐसा है कि ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा साइंस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन रिवीजन कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स को ले लेंगे। तो हमारे नवंबर से पहले पहले आराम से हमारा सारा कोर्स हो जाएगा और हम टर्म 2 का भी स्टार्ट कर देंगे ताकि हमको फिर बाद में भी जल्दी जल्दी नहीं करना पड़े और हम बहुत सारे रिवीजन कर सकें। तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पे है। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी आंखों की ताकतों के बारे में, यानी कि पावर ऑफ द आई। तो आइज़ की ऐसी पावर्स होती क्या है यार? तो आइज़ की ऐसी पावर्स होती क्या है? मतलब कभी देखा है कि एक उंगली हमारे दोनों आंखों के सामने रखते हैं, फिर वो एक उंगली 2 हो जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल है ना। वो कुछ स्पेशल नहीं होता, सॉरी, पर वो ऐसा है कि वो हमारी आई का डिफ्लेक्शन होता है। और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो इसमें बहुत सारी बातें, और ये कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना जैसे कल वाली देखी थी। एंड थैंक यू यार, कल वाली वीडियो पे रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। होप सो कि इस वीडियो पे भी हो। और चलो आगे चलते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि वॉइस की प्रॉब्लम है। मैं सारे तरीके अपना चुका हूँ यार, पर वॉइस सही नहीं हो रही है क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ। इस वजह से धीरे मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप सबको पता है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ। नहीं पता तो यार पूछ लो, सबको बता ही देता हूँ। इसीलिए मैं यार धीरे बोलता हूँ। और मोनेटाइज करवा दो तो तेज़ बोल लूँगा। हाँ, नहीं यार, ठीक है चलो, ये सारी बकवास को साइड में रखते हुए हम चैप्टर कंटिन्यू रखते, क्योंकि टाइम वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज का वीडियो बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि मेरी जो साइंस की टीचर है, मतलब स्कूल के टीचर है, वो दो दो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और वो अभी स्टार्ट करेंगे 8 बजे। तो लगभग अभी बज रही है 7। सो वो उनके 3 3 सब्जेक्ट्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और वो तीनों एक ही पढ़ाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वही पढ़ाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। उन्होंने अभी तक सिर्फ हर एक कैटेगरी के एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है। अभी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा है। खैर, मेरे जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो मेरे को म्यूट करके रखते हैं। सारे आंसर्स मैं ही दे देता हूँ। खैर छोड़ो यार, जाना तो पड़ता है। तो ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं अपन। डिफ्लेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो सब में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी आँख है ना, वो उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन को खो देती है। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स कि जब हमारे जैसे अपन को पास देखना है, तो जो हमारी पुपिल या फिर कॉर्निया या फिर जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जैसे कि हमको पास की चीज़ें दिखेंगी। और अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो वो थिन हो जाएंगी या पतली हो जाएंगी, जैसे कि अपन को दूर की चीज़ें दिख सके। तो कई बार ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, ये ख़त्म हो जाता है। उस कंडीशन में वो जो आदमी या फिर कोई भी पर्सन होता है वो देख नहीं पाता डिस्टिंक्टली या फिर कंफर्टेबली नहीं देख पाता, बाकी हल्का बहुत देख पाता है। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्ट्स ऑफ द आई। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मार्क कर लो। इसके बाद वाला पैराग्राफ जो मैं बोल रहा हूँ, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्लेक्टिव डिफ्लेक्ट्स ऑफ विजन। दिस आर माइफोबिया और नियर साइडनेस। माइफोबिया जो होते हैं उसको नियर साइडनेस कहते हैं, मतलब पास की जो चीज़ें वो नहीं दिखती हैं। हाइपरमेट्रोफोबिया या फिर फार साइडनेस। और फिर है एक प्रिसिफोबिया। दिस डिफ्लेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्पेक्टिकल लेंस। वी डिस्कस बिलो द डिफ्लेक्ट्स ऑफ देयर करेक्शन। क्या आप लोगों के भी ग्लासेस हैं? ग्लासेस के बिना क्या आप लोगों को दिखता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि ग्लास लगाने के बाद हमको क्लियर दिखता है? अगर ग्लास लगाने के बाद सबको क्लियर दिखने लग जाता है तो सब लोग ग्लास क्यों नहीं पहनते?
देखो, इन सवालों के जवाब मैं सबसे लास्ट में दूंगा। Myphobia is also known as nearsightedness. A person with myphobia can see nearby objects clearly but not see distinctly. Yes, that's the main point. कि मायोफोबिया जो है वो पास की चीज़ों को क्लियरली देखने का है, पर दूर की जो चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाता। सो ऐसा क्यों है? सो देखो, इसको याद रखने का बहुत कोई ट्रिक निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि सबके क्लूज़ अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको प्लीज़ पढ़ना। और अगर हो सके तो वीडियो ख़त्म करते ही उनको बना लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मायोफोबिया तो ऐसा होता है मायोफोबिया में कि जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर दिख रहे हैं, पर दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे। मायोफोबिया का अपन ऐसा सोच सकते कि माई थिंग्स यानी कि हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिख रही है, यानी कि जो पास में है वो क्लियर दिख रहा है, पर अदर थिंग्स यानी कि जो दूर चीज़ें हैं वो अपन को क्लियर नहीं दिख रही है। अ पर्सन विथ ए डिफ्लेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। मतलब कि जो फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी के थोड़ा सा पास में होता है। मतलब कि अगर हम चाहें तो एक कांस्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। सच ए पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। इन मायोपैथिक आइज द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होती है उनको फ्रंट ऑफ रेटिना में बन जाती है एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। तो वो रेटिना के सामने बन जाती है, रेटिना पर नहीं बनती है। ठीक है ना? तो ये देखो, ये जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है कि अरे यार, इसको करूँगा तो ऊपर वाला नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। जैसा कि देखो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, मतलब इसका इमेज कहाँ बन रही है। इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, ओके। पर रेटिना कहाँ है? यहाँ पे। और जब अपन ये वाला लेंस लगा देते हैं तो रेटिना की फॉर्मेशन, इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पर हो जाती है। ठीक है ना? तो and not at the retina. This deflect may be arise due to excessive curvature of the eye lens या फिर illumination of the eyeball। ये दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लो। अगर कोई भी पूछता है कि हमारी आइज मायोपैथिक कंडीशन में क्यों चली जाती है, तो वहाँ उस टाइम ये कंडीशंस लिखनी पड़ती है। या जो ऐसा तब होता है जब कर्वेचर जो है आइस का वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आइस बहुत ज़्यादा गोल हो जाती है। और या फिर ऐसा तब होता है जब इलंगुनेशन ऑफ द आई बॉल या फिर आई बॉल के साथ कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। दिस डिफ्लेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। इस लाइन को भी मार्क कर दो कि कॉनकेव लेंस से सही होता है, कॉन्वेक्स से नहीं तो गलत हो जाएगा। लेंस और सुटेबल पावर, दिस इज इल्यूजनेटेड इन द फिगर 11.2। हाँ, ये तो हमने देख लिया। A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the deflect is corrected। तो यहाँ तक जिन लोगों ने देखा है, कितने मिनट हो गए? हाँ, यहाँ तक जिन लोगों ने देखा है उनके लिए एक सरप्राइज़ है। वर्ड लिमिट आप लोग कैसे काउंट करते हो? देखो, बोर्ड्स में क्या होता है कि वर्ड लिमिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे कोई आंसर है, 3 मार्क्स का आंसर है या 4 मार्क्स का आंसर है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 से 120 के बीच में आपको लिखना है। यहाँ 80 से 120 वर्ड लिमिट तक आपको लिखना है। आप समझते हो कि ठीक है 3-4 लाइन लिखनी पड़ेगी, तो ठीक है, तो आप 3-4 लाइन लिख देते हो, या फिर 80 से 120 देखते हो तो और भी ज़्यादा लिख देते हो। और ठीक है, वहाँ पे वर्ड लिमिट लिखा हुआ है, पर वर्ड लिमिट होती क्या है और वर्ड लिमिट निकालते कैसे? तो ऐसा है कि वर्ड लिमिट ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले ना एक पैराग्राफ लिख लो, ठीक है। उस पैराग्राफ में क्या करो, सारी लाइंस को काउंट करो कि उसमें कितने नंबर्स हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी उसमें हो गई 8, 7, 7, 9, ये नंबर्स उसमें अगर आपने 4 लाइन का पैराग्राफ लिखा है तो होंगे। तो इसका कॉमन मीन्स क्या निकलता है
कि आपकी एक लाइन, कि आपकी वर्ड लिमिट है 8 वर्ड्स पर लाइन, मतलब कि आप एक लाइन में 8 वर्ड्स लिख सकते हो। तो अगर वहाँ पे 80 वर्ड्स लिखा हुआ, इट मीन्स कि आपको 10 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। वर्ड्स मतलब कि द, जैसे ये एक वर्ड है, आई मतलब एक वर्ड है, एंड मतलब एक वर्ड है। सो ऐसा करके एक लाइन में मेरे 8 वर्ड्स आते हैं। सो ऐसा है। सो प्लीज़ अपने भी वर्ड लिमिट अभी से फाइंड कर लो, ताकि बोर्ड्स में इजी रहेगा। और हाँ, वर्ड लिमिट से कभी भी ज़्यादा मत लिखना। सो अब आ जाती है दूसरी, जो कि है बी। ये है हाइपरमेट्रोफोबिया। ये हाइड्रोमेट्रोफोबिया में क्या होता है? हाइड्रोमेट्रोफोबिया को अपन फार साइडनेस भी कहते हैं। ये उन पर्सन्स के साथ होती है जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, पर जो पास में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकते। हाइपर मतलब कि क्या? हाइपर मतलब कि ज़्यादा, ज़्यादा मतलब कि क्या? फार, फार मतलब कि हम लोग फार की चीज़ें देख सकते हैं, पर पास की जो चीज़ें वो नहीं देख सकते। ठीक है ना? तो ऐसा है कि मतलब, तो फार की चीज़ें देख सकते, पास की चीज़ें नहीं देख सकते, ऐसा मतलब वो पढ़ नहीं सकते, मतलब लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसा है। सो हो गए ना? तो द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज़ द फारेस्ट अवे। तो जो नियर पॉइंट होता है ना, वो सबसे फारेस्ट होता है, मतलब कि नॉर्मल आई से भी, नॉर्मल आई जितना ही होता है। ठीक है, पर जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है ना, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और उस पर्सन का, और सच ए पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर from the eyes for comfortable reading. This is because the length rays from a closely objects are focused at a point behind the retina. मतलब रेटिना के पीछे, मतलब रेटिना के पीछे फॉर्म नहीं होती। मतलब अगर ऐसा देखिए अपन, तो इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म होनी चाहिए। इट मीन्स कि मतलब रेटिना को ब्लर इमेज दिखती है, कंप्लीट इमेज नहीं दिखती उसको। ठीक है ना? फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना है शोन इन द फिगर 11.13। हाँ, मतलब 11.3। तो देखो, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? तो ये है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपोइक आई। ठीक है ना? तो ये वाला नियर पॉइंट है, और ये रेटिना भी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही है, इमेज भी रेटिना पे बन रही है, पर यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे रेटिना जो है वो पीछे चला गया। फिर जब यहाँ पे अपन एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो फिर से इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। मतलब कि इमेज जो है ना, वो हमेशा रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए। दिस डिफ्लेक्ट अराइज। तो अब ये किसकी वजह से होता है? इसके भी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस डिफ्लेक्ट अराइज either because its focal length of the eye lens is too long or the eyeball has become too small, अथवा eyeball बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। This deflect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. The illusion in the figure 11.3c. Eyeglasses with covering lens provide the additional focusing power required for forming the image. यानी कि जो ग्लासेस होते हैं ना, वो ठीक है, वो मतलब इमेज ऐसा मतलब एक बार के लिए काम चल जाता है, पर जो आई लेंस जो होते हैं ना, जो अपन आँख में लगवाते हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये आ गया है प्रेसोफोबिया। आगे प्रेसोफोबिया क्या होता है? तो देखो, ऐसा है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो आई की है, यूजुअली डिक्रीज़ हो जाती है एजिंग के बाद। मतलब जैसे एज होती है, तो हमारी एज इंक्रीज़ हो रही है, तो आई की जो पावर है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नियर पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली without corrective eyeglasses. Their reflect is called physophobia. It arises due to gradual weakening of the clearer muscles and dimension flexibility of the eye lenses. Sometimes some person may suffer from both myphobia and hyperphobia. Such persons
required bifocal lens. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lenses. The upper portion consists of convex lens and it participates to distinct vision, and the lower portion is with convex lens. It facilitates near vision. These days, it is possible to correct the reflection defects with the contact lenses or through surgical invasion. इसको शायद लेज़र सर्जरी बोलते हैं. तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ईजी है. सो इसका तो मैं आंसर सभी बता देता हूँ और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और होप्स हो कि आपके भी हो जाएंगे. पर टेंशन मत लो, मैं डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसी पार्ट का नहीं बल्कि पूरे चैप्टर का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ. पूरे चैप्टर के सॉल्यूशन, पूरे चैप्टर के नोट्स आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो. बहुत ईजी है. और जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा. सो ठीक है. सो व्हाट इज़ मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई. तो हमने पहले देखा था कि जो हमारी आई है, मतलब कि जो हमारी आइज़ है, वो अगर उसकी जो द एबिलिटी टू चेंज इज फोकल लेंथ फ्रॉम टू सी नियरेस्ट एंड फारेस्ट ऑब्जेक्ट is known as the accommodation of power of accommodation. ठीक है ना. देखा, a person with a myopic eye can see objects behind 1.2 meter distinctly. ठीक है. What should be the type of corrective lens used to restore the proper vision? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कॉन्केव लेंस का अपन यूज़ करेंगे. ठीक है ना. तो what is the far point and the near point of the human eye विथ नॉर्मल विज़न. तो ऐसा है कि फार पॉइंट तो हमारे इन्फिनाइट होता है और नियर पॉइंट जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है. एक बच्चा है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम है ब्लैक बोर्ड की, तो आखिर उसको कौन सी आइज़ है उसकी. तो उसकी है ना मायोपिक आइज़ है, क्योंकि उसको फारेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे पर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट उसको दिख रहे हैं. तो उसको मायोपिक आइज़ है और ये करेक्ट हो सकते हैं कॉन्वेकेव लेंस लगाने के बाद. सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है यानी कि रिफ्लेक्शन वाला, वो इसी का मतलब वो है, इसको क्या कहते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद वाला है. तो ऐसा समझ लो कि ये उसका इंट्रोडक्शन है. ठीक है ना. तो डू यू नो दैट आवर आइज़ कैन लीव इवन आफ्टर आवर डेथ. हाँ, हमारी आइज़ जो है वो हमारी डेथ के बाद लीव हो सकती है. मैंने तो सोच रखा है कि मैं मेरी डेथ के बाद मैं मेरी आइज़ का फुल केयर रखूँगा, मतलब डेथ से पहले फुल केयर रखूँगा और मैं मेरी आइज़ को डोनेट कर दूँगा. मतलब जितने भी पार्ट्स मैं डोनेट कर सकता हूँ उनके, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब कुछ पार्ट्स का नहीं होना कैसा होता है. बाय डोनेटिंग आवर आइज़ आफ्टर the light can be a blind person, can help a blind person, and I request you to all कि देखो, मरने के बाद आंखें किस काम की आएगी तुम्हारे, मतलब आप लोगों के किस काम की आएंगी. सो दे देना ही अच्छा है ना. मरने के बाद तो कोई मतलब ऐसा कुछ देखने का रहा ही नहीं कि मतलब नहीं मैं तो अच्छे से देखूंगा. भाई कोई मतलब नहीं बढ़ता उनका. आइस को डोनेट करना सबसे बेस्ट पार्ट होता है. सो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के BS कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारों के बाकी है. वैसे मेरे पे बाकी है. खैर कोई नहीं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इसको शेयर करना. कल मैंने कोड बताया था, चलो ये वाला ही ले लेते हैं, JESNC. कल मैंने जो कोड बताया था वो किसी ने कमेंट में लिखा. मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, तो फिर उन्होंने एक टाइमलाइन दी कि इस पे जाओ और देखो. फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, ये कोड मैंने तो बताया था. सो क्योंकि कोई और लिखता ही नहीं है ना, कोई और सिर्फ देख के फिर बस चले जाते हैं, आते हैं देखते हैं अच्छा ठीक है फिर बस चले जाते हैं. पर कुछ लोग जो होते हैं वो देखते हैं पूरा कंप्लीट. सो जो लोगों ने यहाँ तक देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया यार, और ये 5 मिनट की बकवास सुनी उसके लिए भी थैंक यू. सो बोर्ड्स, कल तो 10th के रिजल्ट आ गए थे. अरे हमारे नहीं यार, पुराने वाले बच्चों के.